जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है भगवान की महिमा। आज जानकी जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनका बेटा बात बात पर उनका अपमान करता रहता था। जानकी जी हर संभव कोशिश करती थी अपने बेटे बहू को खुश रखने की, परंतु बेटे बहू को शायद जानकी जी का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। आज जब जानकी जी सुबह सुबह बेटे के लिए चाय लेकर गईं, तो माँ को अपने कमरे में देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्सा होते हुए बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, समझ में नहीं आता। पूरे दिन खांसती रहती हैं, जब कमरे में आती हैं एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हैं। हर बार कमरे में सैनिटाइजर करना पड़ता है। एक कोने में पड़ी क्यों नहीं रहती आप? क्यों भूल जाती हैं ये आपका गांव नहीं है? नम आंखों से जानकी जी बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, चाय रख दीजिए और जल्दी से मेरे कमरे से बाहर जाइए। बेटे की बात सुनकर जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने में बेटा फिर से बोला, अब खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रही हैं? जाइए यहाँ से। तभी जानकी जी की बहू सीमा ने कमरे में प्रवेश किया। डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी पूरी रात की पार्टी? सीमा बोली, रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पांव में दर्द हो रहा है। मुझसे तो आज कोई काम नहीं होगा। माँ के सामने ही दोनों ने सारी शर्म लिहाज बेच खाई थी। तभी सीमा ने कहा, यह बुढ़िया हमारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, चाय देने आई थी। माँ, देख रही हो आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से। जाकर इसके गरम तेल लेकर आओ और सीमा के पैरों को तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। तभी अचानक गाल पर पड़ी चटा की आवाज से दोनों बहू बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? इतने में एक और तमाचा सौरभ के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाज कर लेते। सीमा ने कहा, सासू माँ हद में रहिए। आज तो जैसे जानकी जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उन्होंने एक और थप्पड़ अपनी बहू के गाल पर भी जड़ दिया। अच्छे से जानती हूँ बहू, तुम एक बदतमीज औरत हो। अरे 4 अक्षर क्या पढ़ ली, अपनी सारी सभ्यता संस्कृति भूल गई। अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा, तुम बह तो बहू हो, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता? और तुमने क्या कहा था, आज माँ के हाथों की चाय पीने से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में खुद से तुम्हें दूर नहीं किया। जब तुम्हें आए दिन मलेरिया, दस्त, उल्टी होते, ना जाने क्या क्या बीमारी लगी रहती थी, तो मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है। कम से कम वह अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता है क्या? इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान के चिथड़े चिथड़े कर दो।
क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम लोगों की एक भी नहीं सुनने वाली। तुम लोगों को क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बेटा बहू तो माँ का यह रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अकेली माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। इतना कहकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी। कम समय में ही जानकी जी विधवा हो गई थी। अकेले उन्होंने अपने बेटे को कैसे पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और शादी की और सोचा था कि बहू आएगी तो इतने सालों से जो अकेलापन और दर्द वह सहती आ रही थी वह खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। धीरे धीरे बहू ने उनके दुर्दशा करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दरअसल जानकी जी के बहू बेटे की आज शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। जानकी जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और दरवाजा खुल गया तो दो आदमी जानकी जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे रख देते हैं। जानकी जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उनसे पूछती हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो उन दो आदमियों ने कहा, माँ जी, हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया। पर किसने भेजा है तुम्हें? उस आदमी ने कहा, आपकी बहू ने। तब तक उनकी बहू सीमा भी उस कमरे में आ पहुंची और कहती है, अरे जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में भी तो लगाना है। थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। जानकी जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, यह पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूँगी? पहले मेरा बिस्तर छीन कर खटिया लगवा दी, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से ये पंखा भी नहीं रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? सीमा बोली, बुढ़िया, तुझे ये छत और 3 समय का खाना भी मिलता है, इसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा? दिन भर पड़े रहना और खाना, इसके अलावा और काम ही क्या करती हो तुम? जानकी जी बेचारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और पास जाकर अपने खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगती हैं। आज घर में पार्टी थी। जानकी जी के बेटे सौरभ और बहू सीमा की शादी की सालगिरह थी। उसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। पूरे घर के कोने को रोशनी से सजाया जा रहा था। वही जानकी जी के कमरे में पंखा भी हटा दिया गया। सीमा और सौरभ भागकर सारा काम देख रहे थे। तभी हलवाई सीमा से कहता है, मैडम, अचानक से मेरे सहायक को कहीं जाना पड़ा तो मैंने किसी और से बात की है। वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए रसोई का काम अभी भी शुरू कर देता हूँ, पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में सीमा ने कहा, अच्छा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? तो उस हलवाई ने कहा, मैडम, सब्जी काटने, झूठे बर्तन धोने के साथ साथ पूरियां बेलने के लिए भी मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी। सीमा ने जवाब देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो ये सारा काम अकेले ही कर देंगी। सीमा ने कहा,
और थोड़ी ही देर में वह जानकी जी को रसोई में ले आई और हलवाई से कहा, ये लो, ये रही तुम्हारी सहायक। उस हलवाई ने बड़े आश्चर्य से जानकी जी को देखते हुए कहा, पर ये तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या ये इतने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आए आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेंगी? इतने बड़े बड़े पतीले ये धो पाएंगी? इतने में सीमा ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम करने दो। ये कहकर सीमा वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने जानकी जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर ये सारे सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे दिखाकर हलवाई जानकी जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियाँ? अच्छा बताओ अम्मा, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या, जो तुम इस उम्र में भी ये काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में इतना कठिन काम। जानकी जी ने कहा, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को ही हार माननी पड़ती है। अभी मुझे जो यहाँ छोड़ कर गई है वह मेरी बहू है। जानकी जी के इतना कहते ही उस हलवाई ने कहा, क्या वह आपकी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकरानी का काम करती हो? पर क्यों अम्मा? बेटा, कहाँ की मालकिन? मैं तो एक बुढ़िया हूँ जिसको अपने साथ रखकर उसके बेटे बहू एहसान कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं। बेटा, माता पिता अपने बच्चों को तो बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, पर ये कोई नहीं जान सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर पड़ेगी। हलवाई जानकी जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी जानकी जी ने कहा, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है ये बता दो। भाई, बूढ़ी हड्डियां हैं, धीरे धीरे काम करेंगी, उस पर अगर बातें करने लगेंगे तो और देर हो जाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ी सी फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही मिलना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी सीमा रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुझे बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमानों को कह दिया है कि मेरी सास किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, इसीलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना। अब क्या था, इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और इधर खाना बनाकर तैयार हो गया था। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे जानकी जी की हालत खराब थी, ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता कर आता, पर जानकी जी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर जानकी जी से कहता है, अम्मा, बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो जानकी जी को बहुत लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने का सोच भी नहीं सकती थी। जानकी जी को खाते हुए देख लिया तब तो बहू उनका खाना पीना ही बंद कर देगी और हलवाई के कहने पर बाहर जाकर वह आराम करें भी तो कैसे। एक तो रसोई में पसीने से तरबतर हुई थी, ऊपर से उनके कमरे का पंखा भी हटा दिया गया था। जब सारे मेहमान चले गए और सीमा रसोई में आई तो उसने हलवाई को पैसे दिए, तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम, बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे साथ में आए एक सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा।
मैं किसी और को कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली हैं यहाँ, मेरे पास तो मैं फूकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और तुम अपने सहायक से कहना जो खाना बचा है वह ले जाए, और तुम भी ले जाना। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। उस हलवाई ने कहा, अरे मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएंगी? इनसे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए, वहाँ थोड़े से और पैसे खर्च भी हो जाएंगे तो क्या हुआ? इतने में सीमा आंखें दिखाती हुई बोली, तुम्हें बड़ी चिंता है इस बुढ़िया की। सुनो, अब तुम्हारे काम के पैसे मिल गए हैं ना, अब अपना रास्ता नापो। हलवाई ने अपने सहायक को खाना समेटने को कहा। इतना कहकर हलवाई ने जानकी जी को एक दया की दृष्टि से देखा और वहां से चला गया। अपने घर पहुंचकर हलवाई सोचने लगा कि बेचारी अम्मा कितनी तकलीफ में अपनी जिंदगी काट रही है। उनके बेटे बहू ने उनकी क्या हालत कर रखी है। जिस माँ की उन्हें सेवा करनी चाहिए, उसी से वह अपनी सेवा करवा रहे हैं। उनके लिए जरूर मुझे कुछ करना चाहिए। उसके जाते ही सीमा जानकी जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वह सारे बर्तन तुम्हें ही धोने हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसे लेने वाले आ रहे हैं और इसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। जानकी जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले मुझे खा लेने दो, फिर ये सारा बर्तन धो लूंगी। ये सुनते ही सीमा गुस्से भरे स्वर में बोली, ये सारा काम पहले खत्म करो, फिर खाना खा लेना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम खत्म करो। अब जानकी जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला, पर अंत में उन्हें मिला क्या? पूरा काम करने के बाद थोड़ी सी सब्जी और कुछ पूरियां। वह सोचने लगी कि आखिर क्या पाप किया था मैंने जो ये दिन देखना पड़ रहा है। अब जो थोड़ी सी सब्जी और पूरियां हैं उसको ही खाकर भूख को मिटाना पड़ेगा। जानकी जी ये सोचते हुए झूठे बर्तन को समेटने लगी, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती हैं तो वह चौंक जाती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिठाई, बूंदी के लड्डू और पनीर की सब्जी भी रखी हुई थी। जानकी जी समझ गई कि ये उसे हलवाई का काम है। उसने सारा खान लेते समय मेरे लिए मिठाइयाँ और पनीर की सब्जी छोड़ गया है। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। जानकी जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी। तभी उनका बेटा सौरभ वहां आकर कहता है, यह क्या माँ, जरा और जोर लगाओ ना, जान नहीं है क्या हाथों में? खाना तो इतना खाती हो, पर काम करने को कह दो तो फिर नखरे देखो इनके, और ऊपर से इतने दिनों तक मेरे सिर पर बोझ बनी हो। अपने बेटे की बदतमीजी भरी बातें सुनकर जानकी जी से कुछ बोला नहीं गया, और सौरभ की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन जानकी जी घर के आंगन में पोछा लगा रही थी कि तभी वहां पर हलवाई आ जाता है। उसे देख सीमा जी, जो वही सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी, उसने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई ने कहा, मैडम, वह उस दिन मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया था तो वही लेने आया हूँ। सीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर रसोई में देख लो, और हाँ बुढ़िया, तू भी जा इसके साथ, इसका सामान ढूंढकर इसे दे दे और चलता कर दे।
जानकी जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस सामान के बहाने आया हूँ। दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। इस उम्र में भी सब्जियां इतनी अच्छी काट लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो। कितनी कुशलता से सब करती हो और तुम्हारे हलवे का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। यहाँ एक बड़े से व्यापारी की बेटी की सगाई है। वैसा हलवा अगर तुमने उस दिन बना दिया तो यही मानो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हलवाई की बात सुनकर जानकी जी ने कहा, मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती तो वहाँ कैसे जाऊंगी? और बेटे बहू की गुलामी की जिंदगी से परेशान अगर उन्हें मेरे काम का पता चला तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों को करा करा कर पीस डालेंगे। नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो मेरे लिए। इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर कहीं नहीं दिखाना। जानकी जी की बात सुनकर हलवाई ने कहा, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास अच्छी खासी कमाई होगी तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। जरा सोचो, और हाँ, मेरी बात के बारे में जरूर सोचना। अगर ये काम करने का मन करे तो बस इस नंबर को मिला देना। एक बात याद रखना अम्मा, ये कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं है। ये कहकर हलवाई वहां से चला गया। जानकी जी को तो हर रोज बासी खाना ही मिलता था, पर आज सीमा के ऐसा कहने पर पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और वह खाना बनाकर रख देती हैं और बाजार से सामान लाने का बहाना बनाकर उस हलवाई को फोन कर उसे काम के लिए हाँ कर देती हैं। अब जब भी हलवाई कहता वह वहीं चली जाती। व्यापारी की बेटी की सगाई के उत्सव में हलवा बनाने के बाद जब सबने हलवा खाया तो कोई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें लोगों ने अपने यहाँ हलवा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह ज्यादातर बाजार से सामान लाने के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर सीमा को शक हुआ, पर उसने सोचा, चलो घर के काम करके ही तो जाती हैं। उसने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह पुराने सामान की तरह इस्तेमाल कर रही थी वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और जानकी जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन सौरभ घर जाकर सीमा से कहता है, सुनो, काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा है, आमदनी भी बहुत कम हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? सीमा ने पूछा। मैंने एक किराए का मकान देख लिया है। मैं इस बुढ़िया को आश्रम में छोड़ आऊंगा और हम एक साथ उस किराए के मकान में रहेंगे। इस तरह हम दोनों अपना खर्चा चला लेंगे। इस बुढ़िया का बोझ कौन उठाएगा? सौरभ ने ये सारी बातें अपनी पत्नी से कही। फिर एक दिन सुबह सौरभ ने जानकी जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ देता हूँ। अब ये घर मैंने बेच दिया है तो इसीलिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मनहोश हो तुम। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई। अपने बेटे की ये बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए जानकी जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूं, फिर मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएंगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। जानकी जी अब ऐसे ही छुपते छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने के लिए जाती थीं, जहाँ से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो जानकी जी के पास खर्च के लिए
पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज्यादा मिलने लगे। जानकी जी मंदिर में भजन कीर्तन सुनने के बहाने घर से निकल जाती ताकि बेटे बहू को उन पर शक ना हो। वह भी कुछ नहीं पूछते थे। वह सोचते थे कि चलो हमसे तो पीछा छूटा इस माँ का। एक दिन जानकी जी को उस हलवाई ने बताया कि अम्मा, विदेश में बहुत बड़ा आयोजन होगा। देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही जानकी जी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो जानकी जी रोज की तरह मंदिर जाने के बहाने झोली में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गईं और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो गईं। 4 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। जानकी जी ने वही कर ईंट का एक चूल्हा जमाया और सरसों का साग, मक्के की रोटी, कचौड़ी, हलवा, पूरी, सभी देसी आइटम बनाए। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया। तो पहले तो जानकी जी के खाने की तरफ किसी ने झांका तक नहीं, लेकिन कुछ देर में हुआ ऐसा जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। लोगों की सारी भीड़ जानकी जी के खाने पर टूट पड़ी। लोग उनका सरसों का साग, हलवा, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। ये देखकर जानकी जी की आंखें भर आईं। पुरस्कार के रूप में स्टेज पर उन्हें $1 करोड़ की धनराशि दी गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज जानकी जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। जानकी जी ने ठान लिया था कि अब ये वहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गई तो बहू बेटे उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिन पर दिन जानकी जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा था। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन जानकी जी के बहू बेटे घर पर थे और नाश्ता करते हुए टीवी देख रहे थे कि गलती से सीमा ने कोई बटन दबा दिया और चैनल बदल गया, जिस पर जानकी जी का इंटरव्यू चल रहा था कि तभी बेटा चिल्लाया, दादी दादी, पापा देखो दादी टीवी पर आ रही हैं। तो जानकी जी को टीवी पर देखकर तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका सर चकरा गया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ विदेश में इतना नाम कमाएंगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मरा गई होगी। दोनों के मन में लालच आ गया। उन दोनों ने कहीं से अपनी माँ को फोन नंबर का पता किया और उन्हें फोन किया। उन दोनों ने अपनी माँ से माफी मांगी और घर आने को कहा, लेकिन जानकी जी ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वे दोनों गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन जानकी जी ने उन्हें माफ नहीं किया और कहा, मेरे कोई भी बेटा बहू नहीं है, मैं तो यहाँ विदेश में रहती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जानकी जी नहीं मानी। वह विदेश में रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।